जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8, जो क्लास 6 का जो जियोग्राफी था सबसे लास्ट चैप्टर है 8। इसमें हम लोग जानेंगे भारत में जलवायु के बारे में, भारत में कौन कौन सी वनस्पतियां हैं। खैर, ज़्यादा जानकारियां तो नहीं, क्योंकि क्लास 6 की एनसीईआरटी है और क्लास 6 की एनसीईआरटी को क्लास 6 के बच्चों को सेंटर में रख के बनाया गया है कि क्लास 6 के बच्चे जो हैं, मतलब कितनी जानकारी वो अपने पास रख सकते हैं, उतनी ही जानकारियाँ इसमें दी गई हैं और यहाँ के वन्य प्राणियों के बारे में बताया गया है। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 7 देख चुका था, जिसमें हम लोग भारत के बारे में जान चुके थे, भारत की स्थिति के बारे में आसानी से समझ चुके थे। अब इसमें हम सबसे पहले जानेंगे जलवायु को, फिर जानेंगे वनस्पति को, फिर यहाँ के वन्य प्राणी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पन्नों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं, या एक दूसरे लोग इस संबंध में बात करते हैं तो हम सुनते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म होता है तो कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी कभी वर्षा होने लगती है। हम लोगों ने ध्यान दिया होगा, चाहे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। खूब लंबे समय तक गर्मी हो रही है तो क्या हम ऊनी वस्त्र पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। खाने पीने में भी चेंजेस आ जाते हैं। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो हम ठंडे पदार्थों को पीना या खाना पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत पड़ती है। जब ठंडा पड़ने लगता है, हम लोग गर्म चीज़ों को खाना क्या करते हैं? पसंद करते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने बात कर चुका था सेकेंड चैप्टर की थर्ड चैप्टर में पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी की गतियों में हम लोग देख चुके थे कि एक घूर्णन होता था, एक परिक्रमण होता था। परिभ्रमण होता था और परिक्रमण होता था। तो परिभ्रमण जो होता था, अपने अक्ष पे पृथ्वी घूमती थी, जिससे दिन और रात होते थे। और जब परिक्रमण होता था, उससे ऋतुओं में परिवर्तन होता था, मौसम में परिवर्तन होता था। तो उसमें हम लोग देखे थे कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक का मौसम ठंडा होता है, जिसे हम सर्दी कहते हैं। मार्च से मई तक का मौसम गर्म मौसम होता है, जिसे हम गर्मी कहते हैं। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून, यहाँ पे आप लोग ये फिगर बनाइएगा। ये भारत हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो दक्षिण पश्चिम मानसून का आने का समय होता है कब? जून से सितंबर तक का। और अक्टूबर से नवंबर तक यही मानसून लौटते हैं। उस समय हमें हमारे वहाँ क्या पड़ती है? शरद होती है। तो चलिए हम शीत ऋतु को समझ लेते हैं। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधे किरणें नहीं पड़ पाती हैं, जिसके वजह से यहाँ का तापमान कम हो जाता है। जब ताप मतलब सूर्य का किरण नहीं सीधा पड़ पाएगा तो तापमान जाहिर सी बात है कि कम होगा। जब तापमान कम होता है तो ठंडी बढ़ती है, तापमान अधिक होता है तो गर्मी बढ़ती है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो होता है, सब ये सूर्य के प्रकाश पर ही ये डिपेंड होते हैं। सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगा तो वहाँ पे ठंडी होगी, सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक पड़ेगा तो गर्मी होगी। गर्मियों के दिन में हम देखते हैं जो गर्म एवं शुष्क हवाएं बहती हैं, उनको हम लू भी कहते हैं। लू के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ खेल दिए गए हैं, तो ये खेल छोड़िए, आगे देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे है हिंद महासागर और यहाँ पर है अरब सागर। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से अस्तल की ओर बहती है। हिंद महासागर से और बंगाल की खाड़ी से हवा किधर बहती है? और अरब सागर से।
स्थल की ओर बहती है, वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती हैं। सपोज यहाँ पे मैं एक और कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे अपना ये भारत है, चलिए शॉर्ट में बनाते हैं भारत को, बस सपोज दैट ये भारत है, यहाँ पे हिमालय है। यहाँ से और यहाँ से जब पवनें निकलती हैं, पवन जब चलती है अपने साथ आर्द्रता को लेकर के, नमी को लेकर के ये चलते जाती है। जब ये चलती है और यहाँ पे हिमालय से टकराती हैं तो फिर ये टकरा करके वहीं से बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ तो जाते में ही बारिश होता है, कुछ टकराने से और भी बीच में कई पर्वत पठार मिलते हैं, उनसे टकराते हैं सब और बारिश होती है। और वहीं से बारिश करते करते ये सब आते हैं। जब यहाँ पे राजस्थान के पास यही मानसून आता है, उस समय उसकी अंदर पानी जो रहता है उस बादल में वह खत्म हो गया रहता है, जिसकी वजह से राजस्थान में पानी नहीं गिर पाता है। इसीलिए राजस्थान में क्या है, रेगिस्तान है। ठीक, अभी एक और कंसेप्ट क्लियर करेंगे जब हम आगे चलेंगे, यहाँ पे यहाँ की वनस्पतियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पे मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को ही जलवायु कहते हैं। मौसम किसे कहते हैं, तो दिन प्रतिदिन जो गर्मी ठंडी बरसात होता है, दिन प्रतिदिन की जो क्रिया होती है उसको हम मौसम कहते हैं। लेकिन किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम का औसत दशा जो होती है, कई वर्षों में जो मापी गई मौसम की औसत एवरेज कंडीशन होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहते हैं। कहा जाता है कि मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसिम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में है होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसून पवनों से होती है। हम लोगों ने जब ग्लोब पढ़ा था तो उसमें हम लोग देख चुके थे कि मकर रेखा नीचे वाली है, मकर रेखा ऊपर 23.5 डिग्री पे, कर्क रेखा बीच में, भूमध्य रेखा। मकर कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, अर्थात टेम्परेट जोन। यानी कि यहाँ पे गर्मी क्या होती है, बहुत अधिक पड़ती है। सूर्य की जो प्रकाश है वह हमेशा यहाँ पे बनी रहती है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या होती हैं, मानसून बनता है। और उन मानसून के बनने के वजह से यहाँ पे वर्षा होती है। इसीलिए मोटे तौर पर भारत की जलवायु क्या है, मानसूनी जलवायु है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर होती है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई एवं समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि लद्दाख के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंडें पड़ती हैं। तटीय क्षेत्रों जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे न ही अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण यह स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मेसीराम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में भी वर्षा होती ही नहीं है। यानी कि जो जलवायु होती है वह स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर होती है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि लद्दाख बहुत ठंडा है, वहीं गुजरात बहुत गर्म है। मुंबई क्या है, समान वहाँ पे टेम्परेचर बना रहता है। अब हम जानेंगे प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है।
कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। अब देखिए झाड़ी कहा जाता है जैसे कैक्टस या फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जिनकी पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती हैं, जैसे नारियल, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जो बिना किसी मनुष्य के सहायता से उपजते हैं उसको ही हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्या आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है और जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पे उस कंसेप्ट की बात करेंगे, जैसे कि हम राजस्थान में देखते हैं तो कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं रेगिस्तानों में, जबकि जहाँ पे अधिकतर वर्षा होती है वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पे क्या होते हैं कि पतझड़ के मौसम में पेड़ अपने पत्ते झाड़ देते हैं, जबकि यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ होती हैं। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे पत्ते अपने इसलिए पेड़ झाड़ देते हैं क्योंकि मान लीजिए पत्ते पेड़ नहीं झाड़ेंगे तो जमीन में से जो पानी उनके जड़ों ने लिया है अपना पोषण करने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए, तो वे पत्तियां क्या होंगी, वाष्पीकरण के वजह से उन पत्तों की नोक से फिर नीचे गिर जाती हैं। हम लोग देखते हैं कि सुबह पे पत्तियों पे बूंद बूंद में पानी लटका रहता है, जिसको हम लोग उपमा देते हैं कि यह मोती की जैसा क्या होता है, चमक रहा है। जबकि रेगिस्तान में कटीली झाड़ियाँ इसलिए होती हैं, उनके पत्ते नहीं होते हैं, क्योंकि पत्ते रहते तो एक तो बेचारा उतना अंदर से वह पानी खींचता और उन पत्तों के माध्यम से फिर उसी जमीन पे उस पानी को गिरा देता। तो यही प्राकृतिक विभिन्नता है और जो यहाँ की जलवायु है उसी के कारण भारत में अलग अलग तरह के अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जैसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसे ही पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। वनों से हमें ईंधन मिलता है, लकड़ी मिलता है, चारा मिलता है, जड़ी बूटियाँ मिलती है, शहद मिलता है, गोंद इत्यादि मिलते हैं। वन्य जीवों की प्राकृतिक निवास है। ठीक है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो रही हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। हम लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान। लीला के माता पिता उसके जन्म पर नीम के एक पौधों को रोपा। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधों को रोपा तथा इनको हमेशा पानी से सींचा जाता था। अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से बचाया जाता था। बच्चे भी ध्यान रखते थे और नुकसान नहीं पहुंचाते थे। जब लीला 20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों ओर खड़े थे। चिड़िया उन पे अपना घोंसला बनाए थी, फूल खिलते थे, तितलियां उस पे मंडराती थीं। बच्चों ने उनके फलों का आनंद लिया तथा उनकी शाखाओं पे झूले खेले। तो देखिए लीला के माता पिता कितने शिक्षित थे। जब उसका जन्म हुआ तो उन्होंने पेड़ लगाया। उसके हर जन्मदिन पर अलग अलग तरह के पेड़ लोग लगाते थे। जैसे पहले जन्मदिन पे अमरूद का पेड़ लगा दिए, फिर लीची का पेड़ लगा दिए, आम का पेड़ लगा दिए। इस तरह से पेड़ लगाते थे। जब वह 21 साल की हुई, 20 साल की हुई तो उसके दरवाजे पे यानी कि कितने पेड़ खड़े थे, 21 पेड़ खड़े थे और उन पेड़ों पे वह लोग खेलते थे। उनमें से जो फल निकलता था उसका आनंद लेते थे। इसीलिए कहा भी गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान। 10 बच्चे जितने अपने माता पिता को सुखी नहीं कर सकते हैं उतना एक वृक्ष करता है। अब हम जानेंगे वन्य प्राणियों के बारे में। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है।
वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप, उभयचर पक्षियां, स्तनधारी कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात में गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कच्छ के रण यानी कि कच्छ का रण, जैसे क्या होता है ना कि जहाँ पे नमक बहुत अधिक उत्पादन होता है। भारत का तकरीबन 75% नमक जो है गुजरात के कच्छ के रण से उत्पादन होता है। क्या होता है कि जब उसमें ज्वार भाटा आता है और वो पानी महासागरों का स्थलों पे आकर के फिर पानी वापस जाता है और जो सफ़ेद परत जम जाती है उसी को लोग घेर करके खेती करते हैं। वही बहुत जो बड़ा क्षेत्र होता है उसको ही हम कच्छ का रण कहते हैं, यानी कछार भी कह सकते हैं, यानी जो दलदली भूमि होती है उसको ही। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि हैं। कई प्रकार के यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान हैं। मतलब कई तरह के उद्यान बनाए गए हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों का नाम बता सकते हैं? आप लोग आराम से बता सकते हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां हैं, उनमें से कोबरा और करैत प्रमुख हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना, हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को भी शुरू किया है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे जीव लुप्त होते जा रहे हैं उन जीवों को बचाने के लिए हम कई प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीरों के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख के बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। जब हम जैसे कोई चीज़ बना है बाघ के खाल का चीज़ बनाकर कोई व्यक्ति हमसे बेचने लाया और मैंने उससे इनकार कर दिया, तो क्या वह व्यक्ति बनाएगा? नहीं बनाएगा। अब वह व्यक्ति नहीं बनाएगा तो शेर की बाघ की क्या होगी? रक्षा होगी। यदि मैं डिमांड करूंगा कि मुझे बाघ के खाल का चीज़ बनाया हुआ चाहिए, कुछ सजावट के लिए, चाहे उसके दांतों का, चाहे हाथी के सींगों का, तो हम जब डिमांड करेंगे तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए वह शिकारी क्या करेगा? हाथी या बाघ को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसीलिए हम अपना हाथ इस माध्यम से भी बता सकते हैं कि हम क्या करें, उन चीज़ों को लेने से इनकार कर दें। प्रवासी पक्षी, अब यहाँ पर देखिए दिया गया है, शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं? हमारे वनों से अगर बाघ खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र ऐसे चिड़ियाघर देखे हैं जहाँ बाघों को रखा जाता हो? यही सब क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस पे आपको अच्छे से समझना होगा और कुछ चर्चा करना होगा। प्रवासी पक्षी, कुछ पक्षी जैसे पिनटेल, बत्तख, करलियो, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टंट, जिसका वजन मात्र 15 ग्राम का होता है, जो आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है ठंडियों के दिनों में। यानी कि प्रवासी पक्षी उसे कहते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं मौसम या जलवायु के हिसाब से और फिर वापस अपने वहाँ चले जाते हैं। दोस्तों, अपना जो जियोग्राफी का था क्लास 6 का आज हम लोगों का समाप्त हो गया। अब इसके बाद से हो सकता है चालू हो पॉलिटी का, या लाइन से हम लोग कोई भी चालू कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर अपना रिस्पॉन्स दें। धन्यवाद।